Hello everyone. Welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am here, Jitin sir, teaching you guys physics. So my dear children, we are going to start with a new topic today. The topic's name is gravitation. Gravitation topic is, it's very much fundamental topic, and at the same time it's very interesting topic, because in this topic we are going to learn so many things about our Earth, about the revolution of Earth, the rotation of Earth, the gravitational acceleration of Earth, so many things about Earth. Okay, and there are different concepts which we are going to learn in this particular topic. So my dear children, first of all, gravitation. Speaking about gravitation, what is gravitation? Now you guys are very well aware about this particular story जो आप लोग ने स्कूल लेवल में सीखा था कि भाई न्यूटन जो है एक एप्पल के पेड़ के नीचे जाके बैठा, तो एप्पल उस बंदे के सिर पे गिर गया, तब जाके उस बंदे को रियलाइजेशन हुआ कि भाई ये एप्पल नीचे ही क्यों गिर रहा है. सो ही स्टार्टेड आस्किंग हिमसेल्फ क्वेश्चन, ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं गिरा या साइड की तरफ क्यों नहीं गिरा, क्यों नीचे ही सिर्फ गिरा. देन उसके ऊपर और थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया, रिसर्च कर करके देन फाइनली ही केम विद अ कंक्लूजन कि भाई कोई भी दो बॉडीज के बीच में हमेशा एक अट्रैक्शन होती है. मतलब कोई भी दो बॉडीज जिनके पास अपना मास होता है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये माकर एक पर्टिकुलर बॉडी है, मैं एक पर्टिकुलर बॉडी हूँ, या फिर यहाँ पर एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये दोनों बॉडीज के पास अपने अपने मासेस है. दैट मीन्स ये दोनों बॉडीज एक दूसरों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन. सो न्यूटन ने सबसे पहले अपना एक लॉ के साथ यहाँ पर आया. ओके, यहाँ पर सभी लोगों के सामने आया विथ न्यूटन्स लॉ. दैट लॉ इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ gravitation. Now basically what is Newton's law of gravitation? Newton's law of gravitation says that whenever you have two bodies of masses m1 and m2, मान लीजिए दो बॉडीज है, मास m1 और m2. आप बोलोगे सर आपने पॉइंट क्यों बनाया है, बॉडी का तो शेप कुछ भी हो सकता है. बच्चे लोग अपने सेंटर ऑफ मास सीखा है. मान लीजिए ये बॉडी जो है ना, इसका शेप हाल फिलहाल पॉइंट मास है, ऐसे समझ लीजिए. तो मतलब शेप है ही नहीं, इसको इज जस्ट अ पॉइंट. हम लोग है ना पॉइंट के बारे में पहले सीखेंगे, फिर बाद में शेप्स आने पर उस पर क्या क्या डिफरेंस हो सकती है ये चीज़ों के बारे में उसके बाद सीखेंगे. तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में सीखते हैं. तो न्यूटन ने बताया कि मान लीजिए दो पॉइंट मास है आपके पास, इन दोनों पॉइंट मास के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट मी कॉल द डिस्टेंस एज आर. सो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. फॉर एग्जाम्पल ये जो सेकंड मास है, इसके पास मास है, दैट मीन्स ये दूसरे को पहले वाले को अट्रैक्ट करेगा विद सम फोर्स. सिमिलरली पहला बॉडी में एक मास है, तो वो दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स. तो पहले वाले ने दूसरे को अगर अट्रैक्ट किया तो उसका रिएक्शन रहेगा दूसरे वाले ने पहले को जो अट्रैक्ट किया होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस फोर्स इज एक्शन फोर्स, इसका रिएक्शन फोर्स रहेगा ये. दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ. कमिंग टू द पॉइंट, द बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ में क्लियरली बोला है सेम मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है करके. ओके, एक्शन रिएक्शन पेयर्स. सो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट मास. पहले मास से प्रोपोर्शनल है, सही बात है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेकंड मास, दूसरे मास से भी प्रोपोर्शनल है, सही बात है. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके, सो ये था न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. खत्म, न्यूटन का लॉ इधर खत्म था. बहुत ही सिंपल लॉ. मतलब ये एक्सप्रेशन अगर आपके दिमाग में रखेंगे तो इजीली आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिमाग में रख सकते हैं. ओके, सो मैं बोलूंगा दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो मैंने जस्ट अभी आपको एक टेक्निक बताया है कि भाई हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे रखना है. एक्सप्रेशन देके आप उसका अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं. दैट इज अगेन मैं बता रहा हूँ, न्यूमरेटर में जो भी है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलना है, डिनोमिनेटर में जो भी है उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलना है. फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन तो बोलने का प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. बात खत्म. ओके, बाकी स्टेटमेंट में लिखा के नहीं दे रहा हूँ. स्टेटमेंट तो हर बुक्स में अवेलेबल है, कोई भी बुक आप देख लीजिए, आपका टेक्स्ट बुक देख लीजिए, उसके अंदर से आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा. मूविंग फॉरवर्ड, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही है. एंड इसी चीज को यहाँ पर अगर आपने ऑब्जर्व किया तो ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. देयरफॉर इस लॉ को हम लोग एक और नाम से बुलाया जाता, मतलब एक कैटेगरी में डालते हैं हम लोग. दिस लॉ इज, या फिर दिस लॉ कम्स अंडर
इनवर्स स्क्वायर लॉ कैटेगरी। सो एक कैटेगरी होता है जहां पर सारे के सारे लॉज अगर कोई भी लॉ जहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इंक्लूड किया जाता है, वो सारे के सारे लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो स्क्वायर है, इनवर्स है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स स्क्वायर लॉ कैटेगरी करके बोल देते हैं हम लोग। ओके, both the forces are action reaction pair। मतलब दोनों फोर्सेस जो है ना एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, इसका मतलब तो आप समझ ही लेते हो। ओके, सो दैट मीन्स इफ M1 experiences F12 due to M2 and M2 experiences, इसका मतलब ऊपर का सेम वर्ड नीचे रिपीट करना है, ये डबल डैश और ये लाइन का मतलब F21 ड्यू टू M1, देन F12 बार इज इक्वल टू F21 बार विद द नेगेटिव साइन। तो ये इसका इक्वल टू का मतलब क्या होता है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। आई बिलीव आई एम क्लियर। इसका वेक्टर फॉर्म अगर दिखाना है आपको, कुछ बड़ी बात नहीं है, आप दिखा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ मैं, ये है अपना M1, ये है अपना M2। ओके, बाय द वे वेक्टर फॉर्म बताने के पहले मैं तो एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, दैट इज यहाँ पर प्रोपोर्शनल है करके मैंने बता दिया, बट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बारे में तो याद ही नहीं दिया। आप बोलोगे सर हमें पता है, हमें स्कूल में ऑलरेडी सिखाया है कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कैपिटल जी है, बट स्टिल मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को डिटेल में वापस बताओ। सो माय डियर चिल्ड्रन, यहाँ पर जब भी प्रोपोर्शनल होते हैं ये लोग दोनों, इन दोनों के बीच में एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है ना F इज इक्वल टू G M1 M2 upon R square होता है, where G is a proportionality constant and this G proportionality constant को हम लोग बुलाते हैं universal gravitational constant। इसको बुलाते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये G का एक स्पेसिफिक वैल्यू है, G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11। यूनिट क्या रहेगा, सी G को अकेला करके देखो, यहाँ पर फोर्स रहेगा, फोर्स मतलब न्यूटन रहेगा, आर स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, अपॉन मास मल्टीप्लाइड बाय मास का यूनिट क्या होता है भाई, केजी होता है, केजी मल्टीप्लाइड बाय केजी गिव्स यू केजी स्क्वायर। दैट मीन्स योर यूनिट इज गोइंग टू बी, योर वैल्यू इज गोइंग टू बी G इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, मैं बोलूंगा यार दिमाग में रख लो, किसी भी हालत में इसको फीड कर लो, बिकॉज आपके हर एक न्यूमेरिकल्स के अंदर ये आने वाला है, ये चीज याद रख लेना। ओके, सो या गोइंग फॉरवर्ड दिस इज द एक्सप्रेशन। ये तो मैग्नीट्यूड फॉर्म होगा। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दिखाना है, सो इन वेक्टर फॉर्म, सो सिंपल सा फंडा है यार। मान लीजिए यहाँ पर एक मास है, मास M1, यहाँ पर एक मास है, मास M2। ओके, अब इनके बीच का डिस्टेंस तो r है करके आप तो जानते ही हो, यहाँ पर चलो r डिस्टेंस है। अब 1 से लेकर 2 तक के जो वेक्टर है ना, उसको मैं चलो r12 कैप करके बुला लेता हूँ, मतलब द डायरेक्शन। एंड 2 से लेकर 1 तक का जो डायरेक्शन है उसको मैं r21 कैप करके बुला लेता हूँ। एंड ये रहा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय फर्स्ट बॉडी बिकॉज ऑफ सेकंड बॉडी F12, ये रहा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सेकंड बॉडी बिकॉज ऑफ द फर्स्ट बॉडी F21। सो इसके वेक्टर फॉर्म्स को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो F12 बार इज इक्वल टू, आप तो जानते हैं कि G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन किस तरफ है, F12 is going towards right, तो राइट हैंड साइड की तरफ कौन जा रहा है, R12 जा रहा है। सो आई विल राइट इट एज R12 कैप। एम आई क्लियर? सिमिलरली ये F21 is force experienced by M2 because of M1, तो M2 की वजह से M2 ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया बिकॉज ऑफ M1 जो है उसको मैं F21 बोलूंगा। दैट विल बी इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ आ रही है, तो इस तरफ कौन जा रही है, R21 जा रही है। सो R21 कैप। सो ये दो फॉर्मूले रहेंगे जो वेक्टर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ डिपेंड करता है, मैंने यहाँ पर जो है ना
वन ने टू की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस किया उसको 1-2 करके नाम दिया है। कोई कोई रेफरेंस बुक्स में क्या करते हैं, वन ने टू की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो एक्सपीरियंस किसने किया, टू ने किया, किसकी वजह से किया, वन की वजह से किया। ओके, तो हाँ, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस किसने किया, वन ने किया, किसकी वजह से किया, टू की वजह से किया। तो कोई कोई रेफरेंस बुक में यहाँ पर F12 की जगह पे F21 लिखते हैं। सो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस बुक। सो इट्स ओके, दोनों करेक्ट है। यहाँ पर आप यहाँ पर इनिशियली जो जैसे डिफाइन किया उसके हिसाब से लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, चल जाएगा प्रॉपरली। जैसा डिफाइन किया वैसा ही लिखना। तो कभी कभी यहाँ पर F21 आएगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो रेफरेंस बुक में वैसा डिफाइन किया रहेगा। यहाँ पर मैंने इस तरह डिफाइन किया तो इसके हिसाब से यहाँ पर ऐसे आएगा। सो माय डियर चिल्ड्रन, आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। आई बिलीव हो गया आप लोगों का। सो माय डियर चिल्ड्रन, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमने सीखा कि भाई दो बॉडीज की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। आप एक बात जान लेना कि दो बॉडीज जहां पर भी दिखेंगे वहां पर हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। अब अगर दो से ज्यादा बॉडीज रहेंगे कोई भी सिस्टम पे, जैसे कि हमारा डे टू डे लाइफ, फॉर एग्जाम्पल अभी आपके आजू बाजू में भी अगर देखेंगे, अब मेरे रूम पे क्या क्या है, मार्कर है, मार्कर मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं एक बॉडी हूँ। उसके अलावा ये माइक है जो कॉलर में लगा है, ये माइक भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। उसके अलावा रिकॉर्ड करने के लिए जो मैं फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये फोन भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। ट्राइपॉड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, एसी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, लाइट मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, फैन मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, कर्टन्स मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आपके भी रूम में, आपके आजू बाजू में जो भी चीजें हैं वो सारे के सारे चीजें आपको अट्रैक्ट कर रही है। सो रिजल्टेंट फोर्स आपके ऊपर, अलॉन्ग विद अर्थ, ऑब्वियसली अर्थ भी आपको अट्रैक्ट कर रही है। अब रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स आपके बॉडी पे जो एक्ट हो सकती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ओके, सो उसको बोलते हैं, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारे मासेस है, कहां तक, n नंबर ऑफ मास तक। ओके, यहां पर और एक मास है। सो मान लीजिए इसको मैं m1 बुला लेता हूं, इसको मैं m2 बुला लेता हूं, इसको मैं m3 बुला लेता हूं, एंड सो ऑन जाएगा कहां तक, mn तक जाएगा। अब यहां पर एक मास है m। मान लेते हैं कि m1 ने m को अट्रैक्ट किया, ये जो भी अट्रैक्ट किया रहेगा m को अट्रैक्ट किया रहेगा, लेट मी कॉल इट एज f1। m2 ने भी तो m को अट्रैक्ट किया होगा, लेट मी कॉल इट एज f2, एंड सो ऑन। m3 ने भी अट्रैक्ट किया, m4 ने भी अट्रैक्ट किया, m5 ने भी अट्रैक्ट किया, सभी लोगों ने अट्रैक्ट किया टिल mn। सो mn ने जो भी फोर्स से अट्रैक्ट किया होगा मैं बोलता हूँ fn। सो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर बॉडी पर इतने सारे बॉडीज ने एक साथ मिलकर अट्रैक्ट किया है, दैट मींस इसके ऊपर सबका इंडिविजुअल फोर्सेस यहाँ पर एक्ट होंगे। सो टोटल फोर्स इस पर्टिकुलर बॉडी पे कितना एक्ट होगा, टोटल फोर्स जो भी एक्ट होगा F बार विल बी इक्वल टू F1 बार प्लस F2 बार डॉट 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 टिल Fn बार। सो इनडायरेक्टली मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सिंपली सारे के सारे फोर्सेस का वेक्टर एडिशन करके देख लीजिए, तब जाके आपको आंसर मिल जाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर बॉडी पर टोटल फोर्स कितना एक्ट हो रही है। Am I clear? अब आप बोलेंगे सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करना कुछ बड़ी बात नहीं, आप सबसे पहले क्या करना, F1 का मैग्नीट्यूड निकालो। इफ दिस इज R1, F1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, G M M1 अपॉन R1 स्क्वायर। F2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, G M M2 अपॉन R2 स्क्वायर। F3 का मैग्नीट्यूड G M M3 अपॉन R3 स्क्वायर एंड सो ऑन। Fn के लिए G M Mn अपॉन Rn स्क्वायर। बात खत्म, सारे के सारे मैग्नीट्यूड्स डाल दीजिए और वेक्टर एडिशन करना तो आप लोगों ने वेक्टर्स में सीखा ही है। उनके बीच के एंगल के हिसाब से r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। नहीं तो आप रिजॉल्व करके भी इसको निकाल सकते हैं। सो बेसिकली कैसे ना कैसे आप निकाल ही सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके सामने एक ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे डिस्टेंस इनके बीच का 1 मीटर का डिस्टेंस है। ये मान लीजिए m1 है, m2 है, m3 है। m1 का वैल्यू चलो 1 kg मान लेते हैं, m2 का वैल्यू चलो 2 kg मान लेते हैं, m3 का वैल्यू चलो 3 kg मान लेते हैं। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ मैं। ओके, नाउ मे बी दे आर आस्किंग क्वेश्चन, क्या पूछेंगे भाई, F2 क्या है। F2 मतलब ये फोर्स ऑन द सेकंड मास कितना रहेगा, ऐसा पूछेंगे वो लोग। ऐसे पूछेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सिंपल सा फंडा है यार। ये सेकंड मास जो है ना, फर्स्ट मास की वजह से एक अट्रैक्शन एक्सपीरियंस हो रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, लेट मी कॉल इट एज F1। सेकंड मास जो है ना, थर्ड मास की वजह से भी एक अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा, लेट मी कॉल इट एज F2। अब क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का डेटा देख के समझ जाएंगे कि भाई इनके बीच का जो भी एंगल रहेगा वो एंगल कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। ये तो आप जानते ही हो, मैं जस्ट एग्जांपल निकाल रहा हूं। अब सो टोटल F2 बार, सॉरी
या F2 बार इज इक्वल टू ये 3 पे ना भाई, मतलब 1, ये 2 ने 1 की वजह से कितना एक्सपीरियंस किया, मैं काम करता हूँ F21 बुलाता हूँ इसको, और 2 ने 3 की वजह से कितना एक्सपीरियंस किया इसको मैं F23 बुलाता हूँ। सो F2 बार इज बेसिकली इज इक्वल टू वेक्टर एडिशन ऑफ F21 बार प्लस F23 बार, ये तो आप जानते ही हो। अब F21 बार का एक्सप्रेशन निकालते हैं, F21 बार इज इक्वल टू GM2 and 1, सो GM2 M1 अपॉन R स्क्वायर। सो G को मैं ऐसे ही रखता हूँ हाल फिलहाल, एंड तक आंसर तक भी G को ऐसे ही रखता हूँ, मैं चाहिए तो सॉल्व कर सकता हूँ, बट हाल फिलहाल डेमोन्स्ट्रेशन चालू हो तो G को मैं वैल्यू हाल फिलहाल नहीं डाल रहा हूँ। ओके, M2 की जगह पे 2 kg डालूंगा, मल्टीप्लाइड बाय M1 की जगह पे 1 kg डालूंगा, अपॉन डिस्टेंस जो होती है वो 1 स्क्वायर होती है, कुल मिलाकर इसका आंसर आएगा 2G, किसका, F21 का। सो 2 इंटू 6.67 इंटू 10⁻11। नेक्स्ट F23 का एक्सप्रेशन निकालता है, इट इज नथिंग बट G M2 M3 अपॉन R स्क्वायर। फॉर्चुनेटली इन दोनों का R सेम है, वरना R भी अलग अलग हो सकता था। सो G मल्टीप्लाइड बाय 2 kg मल्टीप्लाइड बाय 3 kg अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा भाई, 6G हो जाएगा, मतलब 6 इंटू 6.67 इंटू 10⁻11। सो फाइनली F2 का एक्सप्रेशन अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ मैग्नीट्यूड वाइज, सो मैग्नीट्यूड वाइज इट इज नथिंग बट F21 स्क्वायर प्लस F23 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F21 मल्टीप्लाइड बाय F23 multiplied by cos of angle between them, cos 60। so a square plus b square plus 2ab cos theta का फॉर्मूला मैंने यूज किया। अब यहां पर F21 का वैल्यू कितना है भाई, 2g का स्क्वायर, सो 2g का स्क्वायर प्लस F23 का वैल्यू है 6g का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2g 6g मल्टीप्लाइड बाय हाफ। ये हाफ और 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब चलो एक एक करके लिखते हैं। 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, प्लस 6 स्क्वायर क्या होता है, थोड़ा और ऊपर लिखता हूँ तो ही नीचे सॉल्व करने के लिए जगह मिलेगा। 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 6 स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, प्लस 2 इंटू 6 क्या होता है, 12 होता है। अब आप बोलोगे ये जी इंटू जी स्क्वायर है, तो जी स्क्वायर कॉमन निकाल के स्क्वायर रूट के बाहर डाल देंगे तो जी हो जाएगा ये। ओके, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 36 प्लस 4 हो जाता है 40, 40 प्लस 12 हो जाता है 52। सो आपका आंसर हो जाएगा G मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 52। अब बोलोगे सर इसके आगे सॉल्व नहीं करना है क्या, माय डियर चिल्ड्रन, इसके आगे डेफिनेटली आपको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं करना है। सी बोर्ड एग्जाम रहेगा तो आपको इसके आगे डेफिनेटली सॉल्व करना है, करेक्ट आंसर ही निकालना है आपको। G का वैल्यू डालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 52 निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है। एंट्रेंस एग्जाम रहेगा तो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस कैसे हैं। ऑप्शंस में एक्यूरेट आंसर दिया है तो आपको भी एक्यूरेट आंसर निकालना पड़ेगा, ऑप्शंस में ऐसा कुछ जुगाड़ दिया तो वैसा कुछ जुगाड़ के हिसाब से आप टिक कर सकते हैं। हाल फिलहाल सिर्फ प्रोसीजर का एक डेमोन्स्ट्रेशन चालू था बोल के मैं कैलकुलेशंस की तरफ नहीं जा रहा हूं, आपका टाइम में वेस्ट नहीं कर रहा हूं। बाद में जब सम लोग सॉल्व करेंगे उस टाइम पे कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ जाएंगे। सो दिस इज जस्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन हाउ टू अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम। तो ये एक ही डेमोन्स्ट्रेशन में मैंने आपको 2 चीजें सिखाई। इस लेक्चर में दोनों कॉन्सेप्ट जो सिखाया वो दोनों सिखा दिया। ग्रेविटेशनल लॉ सिखाया, ग्रेविटेशनल लॉ कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर मैंने बताया है, यहाँ पर मैंने वापस बताया कि ग्रेविटेशनल लॉ कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद मैंने सुपरपोजिशन थ्योरम सिखाया, तो सुपरपोजिशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है और कैसे उसको सॉल्व करना है ये भी मैंने सिखा दिया। सो माय डियर चिल्ड्रन, आज की वीडियो में मैंने आपको ग्रेविटेशनल लॉ सिखाया और सुपरपोजिशन थ्योरम सिखाया। माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। सो आई बिलीव ये वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल था आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कंटिन्यूएशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। दिस इज जितिन सर, टीचिंग फॉर ज़ेटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस।